हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जी स्क्वायर। मैं हूं प्रशांत और आज के इस वीडियो में मैं शुरू करने जा रहा हूं सब्जेक्ट साइंस। क्लास 9th महाराष्ट्र बोर्ड का शुरू करेंगे हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक जो साइंस का है वो है लॉज ऑफ मोशन। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। लॉज ऑफ मोशन, जैसे नाम में ही आ रहा है मोशन। सो व्हाट इज मोशन? मोशन क्या होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट या बॉडी का अगर हम टाइम के रिस्पेक्ट में पोजीशन चेंज होते हुए देख रहे हैं, यानी कि बॉडी क्या है? मोशन। सिंपल, बहुत ही सिंपल है। अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से याद रखिएगा कि हमेशा ये चीज़ ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मोशन जो है वो एक तरह का रिलेटिव कंसेप्ट है। क्या है? रिलेटिव कंसेप्ट। हमारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस से कोई बॉडी मूव कर रही है तो हम कहेंगे कि हाँ वो मोशन में है। ठीक है, अगर हमने देखा अ पर्सन इज ट्रैवलिंग इन ए ट्रेन तो हम कहेंगे यस ही इज मूविंग, क्योंकि ट्रेन मूव कर रही है। विद रिस्पेक्ट टू टाइम उसकी पोजीशन चेंज हो रही है। लेकिन अगर हम किसी ट्रेन में बैठे हैं और हमारे साथ के बारे में पूछा जाए, किसी के भी बारे में, तो हम कहेंगे कि नहीं वो स्टेशनरी है, वो नहीं चल रहा है, वो मूव नहीं कर रहा है, हमारे साथ बैठा हुआ है, जबकि ट्रेन मूव कर रही है, क्योंकि हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज हो जाता है। ठीक है, तो हमारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से, हमारे सराउंडिंग के हिसाब से अगर किसी बॉडी की पोजीशन हम देखेंगे कि लगातार चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, अब यहाँ था फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर वहाँ गया, विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो चेंज अगर हो रहा है, यानी कि बॉडी क्या है? मोशन में। इसी से समझ में आता है कि बॉडी मोशन में है या नहीं है। ठीक है, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। बर्ड्स फ्लाई करते हुए देखते हैं, लीव्स हिलते हुए देखते हैं, कार्स मूव होती हुए देखती हैं, कितने भी व्हीकल्स हैं, जितने भी व्हीकल्स हैं हमारे सामने हैं, उसको मूव होते हुए हम देखते हैं। रोज़ हम मोशन अपने आसपास देखते हैं, कई तरह के मोशंस हमारे आसपास हम देखते हैं। ठीक है, तो यही है मोशन, द चेंज ऑफ द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट और बॉडी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर हम देखते हैं तो हम कहते हैं कि बॉडी मोशन में है। सिंपल। तो इसके आगे जानते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने लिखा है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, इनमें बेसिक फ़र्क क्या है? सबसे पहले शुरू करते हैं डिस्टेंस से। डिस्टेंस क्या होता है? अगर कोई बॉडी किसी पॉइंट पे है ए और यहाँ से मूव होते हुए वो गई किसी पॉइंट पे बी, यहाँ तक पहुँची, ये उसका पाथ चलने का जो उसने कवर किया। तो डिस्टेंस क्या है? द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय द बॉडी थ्रू आउट इट्स जर्नी। ए से बी उसकी जर्नी थी, तो उसका टोटल लेंथ इस पाथ का जो होगा वो उसका डिस्टेंस होगा। व्हाट इज डिस्टेंस? डिस्टेंस इज द एक्चुअल लेंथ कवर्ड बाय द बॉडी थ्रू आउट इट्स जर्नी, को कहते हैं डिस्टेंस, जो उसने एक्चुअल लेंथ कवर की। ठीक है, ये हो गया डिस्टेंस। तो बहुत सिंपल था, हम पूरा कैलकुलेट करेंगे ये कितना मीटर या किलोमीटर चला है और हम बता देंगे कि इतना डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया। सिंपल। नाउ व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट का, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसके इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट, उसको हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। अब बताइए, अगर यही पॉइंट ए है और यही पॉइंट बी है, डिस्टेंस तो मुझे पता चल गया कि दिस इज डिस्टेंस, ये क्या है? डिस्टेंस। हमेशा ध्यान रखिएगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस किसी भी दो पॉइंट के बीच में अगर कुछ आपसे कोई भी पूछ ले तो वो होगा स्ट्रेट लाइन, वो होगा स्ट्रेट लाइन। ए और बी के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हुआ? ये एक स्ट्रेट लाइन हुआ। इसी को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। पाथ उसका ये था, हो सकता है वो ऐसे जाए, उसका पाथ ऐसे भी हो सकता है, वो ऐसे चल के फिर ऐसे आ रहा है और फिर यहाँ आ गया। किसी बॉडी का अगर ये भी पाथ है तो उसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा? ये टोटल एक्चुअल लेंथ हम देखेंगे, ये उसका डिस्टेंस हो जाएगा। लेकिन अगर मैं बात करूँ डिस्प्लेसमेंट की, वो क्या होगा? यही होगा, स्ट्रेट लाइन, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द ए एंड बी। ठीक है, आई थिंक इट इज़ क्लियर टू एवरीवन नाउ कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में मेन फ़र्क क्या है। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स देखेंगे जिससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फ़र्क क्या है। ठीक है, ठीक है, कोई भी मैंने ले लिए 3 फ्रेंड हैं, 1, 2 और 3, इनको नंबर दे दिया। 3 फ्रेंड्स को मैंने नंबर दे दिया 1, 2 और 3। तीनों स्कूल से छोटे, स्कूल एक पॉइंट पे था ए। ठीक है, सबसे पहला 1 का घर जो है वो पॉइंट बी पर, कहाँ पर है? पॉइंट बी पे।
तो 1 ट्रैवल किया ए से बी, स्ट्रेट लाइन था ए से बी, ठीक है। उसने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया वो था 3 किलोमीटर, ठीक है। 1 ने ट्रैवल किया ए से लेके बी, यहाँ पर 1 पहुंच गया, 3 किलोमीटर ट्रैवल किया। अगर मैं कहूँ कि उसने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया तो आप बताएंगे 3 किलोमीटर ट्रैवल किया। ये तो बहुत सिंपल था कि 3 किलोमीटर उसने ट्रैवल किया। अगर मैं आपसे पूछूं उसने डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रैवल किया, 1 की बात कर रहा हूँ जिसका घर यहाँ पर है, उसने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया 3 किलोमीटर, उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है। डिस्प्लेसमेंट मैंने आपको बताया इट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। यहाँ पर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी वही है जो डिस्टेंस है। देखिए आप, वो ए और बी के बीच में स्ट्रेट लाइन बनाएंगे तो वो 3 किलोमीटर ही आएगी, यानी कि डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा 3 किलोमीटर ही होगा, ठीक है। अब सेकंड की बात देखते हैं। सेकंड, वो भी स्कूल से छूटा, उसका रास्ता यही है, ए से बी पर गया वो पहले, और फिर बी से सी पर गया। उसका घर यहाँ था, ये सेकंड वाला है, उसका घर था सी पर, तो वो ए से बी पर गया और बी से सी पर गया। यहाँ उसने कवर किया 3 किलोमीटर और यहाँ उसने कवर किया 4 किलोमीटर। अगर मैं आपसे पूछूं कि टोटल डिस्टेंस उसके स्कूल से उसके घर का कितना है, आप निकालेंगे 3 + 4, सिंपल, वो था 7 किलोमीटर। 7 किलोमीटर उसका टोटल डिस्टेंस हुआ, एक्चुअल लेंथ कवर्ड बाय द बॉडी, ठीक है। अब मैं बात करूं डिस्प्लेसमेंट की, वापस ये इनिशियल पॉइंट है और ये फाइनल पॉइंट है। डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन क्या थी, इट्स द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। किसी भी बॉडी के थ्रू आउट द जर्नी इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को ज्वाइन करेंगे, जो लेंथ आएगी वही उसका डिस्प्लेसमेंट होगा। यहाँ पर इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये इसका डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे कैसे, देखेंगे अगर हम, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा एंड बाय द पाइथागोरस थ्योरम अगर ये 3 और ये 4 है तो ये हो जाएगा AC की वैल्यू 5, ये हो जाएगा 5, ठीक है। बाय पाइथागोरस थ्योरम जो हमने अपने पिछले क्लासेस में पढ़ा भी है, ये 5 आ जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया 5, सिंपल। अब बात करते हैं थर्ड पर्सन की। थर्ड पर्सन चालू किया ए से, वो ए से गया, उसका घर और दूर है, वो ए से गया बी पे, बी से गया सी पे और सी से गया वापस डी पे, ठीक है। यहाँ उसने कवर किया 3 किलोमीटर, यहाँ उसने कवर किया 4 किलोमीटर और यहाँ उसने वापस कवर किया 3 किलोमीटर। देख रहे हैं, 3 किलोमीटर कवर किया, फिर 4 किलोमीटर कवर किया, फिर 3 किलोमीटर कवर किया। अगर इस केस में उसका घर यहाँ पर था, थर्ड पर्सन यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, काफ़ी ज़्यादा दूर घर हो गया इसका, ठीक है। तो 3 + 4 + 3 टोटल डिस्टेंस इसने कितना कवर किया, 3 + 4 + 3 10 किलोमीटर, ठीक है। 10 किलोमीटर आया। इसी में मैं आपसे बात करूँ डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, बताइए डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, इनिशियल ए है, फाइनल डी है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा इनके बीच में, ये होगा, ठीक है। यानी कि AD इज द डिस्प्लेसमेंट अकॉर्डिंग टू द रेक्टेंगल। अगर हम देखें ये 3 किलोमीटर है तो ये 3 किलोमीटर हो जाएगा, ये 4 किलोमीटर है तो ये 4 किलोमीटर हो जाएगा, तो यानी कि AD की वैल्यू क्या आ गई 4 किलोमीटर। अगर हम देखें यहाँ पर तो डिस्टेंस जब 3 है यहाँ पर तो सेम हो गया, यहाँ पर डिस्टेंस 7 है तो डिस्टेंस से ये कम हो गया, और यहाँ पर डिस्टेंस और बढ़ गया लेकिन ये कम हो गया, ये कम होता जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट कम हो रहा है। अगर मैं इसको एक और पॉइंट बढ़ाऊँ, अगले स्टेप में कोई अगर लड़का है वापस A से B गया, B से C गया, C से D गया, मैं कहता हूँ वापस घूम के अगर वो A पर आ जाए, यानी कि थ्रू आउट द जर्नी उसने पूरा रेक्टेंगल कवर किया, A से B, B से C, C से D एंड अगेन टू A, तो इस केस में उसका डिस्टेंस कितना होगा, ये था 3, ये 4 किलोमीटर, ये 3 एंड अगेन 4, 3 4 7 + 3 4 7 7 7 14 किलोमीटर का डिस्टेंस वो कवर कर लेगा। टोटल डिस्टेंस कितना आ जाएगा इस केस में 14, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा इस केस में, डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, इसका डिस्प्लेसमेंट होगा 0,
क्योंकि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में कुछ लेंथ बची ही नहीं। मैंने डिफाइन क्या किया था, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, इट इज द लेंथ बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, इनिशियल भी वही है, फाइनल भी वही है, उसके बीच में कोई लेंथ है ही नहीं, यानी कि वो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यानी कि कोई भी क्लोज पाथ हो, किसी बॉडी ने अगर क्लोज पाथ कवर किया, जहाँ से शुरू किया वहीं खत्म किया, तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, हमेशा जीरो हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा इस केस में, जीरो। किसी भी क्लोज पाथ में इस बात को ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं हम लोग स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड क्या होती है और वेलोसिटी क्या होती है। स्पीड हमने अपने नॉर्मल लाइफ में भी देखा होगा, लोग कहते हैं अरे देखो कितनी स्पीड से ये गाड़ी जा रही है। ठीक है, हम कभी ये नहीं कहते कितनी वेलोसिटी से जा रही है। अब हम कहेंगे कि कितने वेलोसिटी से जा रही है। जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो हमें पता चलेगा वेलोसिटी होती क्या है, स्पीड होती क्या है, तब हम कहेंगे कि हाँ इतने वेलोसिटी से जा रही है। तो इसलिए जानना ज़रूरी है इन दोनों में मेन डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, सबसे पहली बात स्पीड पढ़ते हैं हम लोग। व्हाट इज स्पीड? स्पीड इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है बॉडी, वो बताता है उसका स्पीड। अगर मैंने लिखा 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 40 किलोमीटर पर आवर मैंने लिखा, इट मीन्स द बॉडी इज ट्रैवलिंग 40 किलोमीटर इन 1 आवर। ये उसकी स्पीड हो गई। स्पीड यही बताता है कि डिस्टेंस ट्रैवल बाय द बॉडी पर यूनिट टाइम। पर सेकेंड भी बताते हैं, पर आवर भी बताते हैं। मैंने एक एग्जांपल दिया आपको 40 किलोमीटर पर आवर। नाउ व्हाट इज वेलोसिटी? अब वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी और स्पीड में फ़र्क क्या है? वेलोसिटी का डेफिनेशन जैसा कि आप देख रहे हैं, व्हाट इज वेलोसिटी? वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। वेलोसिटी क्या है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। इसका मतलब ये है कि वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन क्या हो रहा है, यानी कि हर एक टाइम इंटरवल पे उसका पोजीशन कितना चेंज हो रहा है, उसका रेट बताता है वेलोसिटी। इसीलिए तो वो डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन से मतलब होता है उसको। ठीक है, तो वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन, यानी कि पोजीशंस का चेंज किस रेट से हो रहा है, वो बताता है वेलोसिटी। बहुत समझने वाली बात है ये। पोजीशंस का चेंज किस रेट से हो रहा है, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, बताता है वेलोसिटी। ठीक है, पर यूनिट टाइम कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है बॉडी में, उसकी बॉडी की पोजीशन में रेट ऑफ चेंज क्या है पोजीशन का, वो बताता है वेलोसिटी। अगर मैंने लिखा 40 किलोमीटर पर आवर, इसको भी लिख सकते हैं 40 किलोमीटर पर आवर, लेकिन इसमें मेरे को डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा, टूवर्ड्स। अगर मैंने ऐसे बनाया है तो मैं, ये डायरेक्शन हमारी क्या होती है, ईस्ट, मैं लिखूंगा टूवर्ड्स ईस्ट। ये बताना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है और स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी। ये हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है। स्पीड क्या है, अपने पिछले क्लासेस में पढ़ा है आपने, स्केलर क्वांटिटी। और वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी। इन दोनों में मेन फर्क क्या होता है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो स्केलर क्वांटिटी क्या हुआ, जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, जिसकी सिर्फ वैल्यू होती है। 40 किलोमीटर पर आवर मैंने बोल दिया, इनफ है स्पीड के लिए। लेकिन वेलोसिटी के केस में मुझे कहना पड़ेगा कि 40 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स ईस्ट, टुवर्ड्स वेस्ट, टुवर्ड्स नॉर्थ, टुवर्ड्स साउथ, मुझे बताना पड़ेगा। या अगर मैंने ए और ए से बी गया तो मुझे बताना पड़ेगा टुवर्ड्स बी। ठीक है, ये हुआ वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी में क्या क्या आ गया, डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड, उसकी वैल्यू भी आ गई, साथ साथ डायरेक्शन भी आ गया। अब बात करते हैं इनके यूनिट की। ठीक है, यूनिट दोनों का सेम होता है, ये डिस्टेंस अपॉन टाइम ले लें या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ले लें, इनका यूनिट हमेशा सेम रहेगा। यूनिट दो तरह की हम लेते हैं, एक एसआई यूनिट, ठीक है, और एक होता है सीजीएस। एसआई यूनिट स्पीड की या वेलोसिटी किसी की भी ले लें तो वो होती है मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और अगर हम सीजीएस यूनिट की बात करें तो वो होती है सेंटीमीटर पर सेकेंड। सिंपल है, इसे याद कर लीजिए। एसआई यूनिट इसका मीटर पर सेकेंड होता है और इसका होता है सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, जो कि है इफेक्ट ऑफ स्पीड एंड डायरेक्शन ऑन वेलोसिटी। स्पीड और डायरेक्शन का वेलोसिटी पे क्या फ़र्क पड़ता है, मैंने अभी भी बताया वेलोसिटी डायरेक्शन पे डिपेंड करती है, इसलिए मैंने उसका डायरेक्शन बताया, क्योंकि उसका
चेंज इन पोजीशन कैसे हो रहा है वो जानने के लिए कैसे पता चलेगा हमको, डायरेक्शन से ही पता चलेगा। तो व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ स्पीड एंड डायरेक्शन ऑन वेलोसिटी, ठीक है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ स्पीड एंड डायरेक्शन ऑन वेलोसिटी। इसको समझते हैं इस बात से कि अगर पहला कंडीशन लेते हैं, इसके 3 कंडीशंस हैं बेसिकली। पहला क्या है, कीपिंग द स्पीड सेम with change in direction। कीपिंग द स्पीड सेम with change in direction। इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है, कि मैंने स्पीड सेम रखा और डायरेक्शन में चेंज किया। अगर मैंने स्पीड सेम रखा और डायरेक्शन में चेंज किया तो सबसे बड़ा फर्क किस पे पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट में फर्क पड़ेगा। अगर मैंने किसी बॉडी से कहा ये 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, ऐसे गई ऐसे गई ऐसे गई या ऐसे आ गई, अगर मैं देखूंगा यहाँ से इनिशियल ये फाइनल, क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट कम हो गया ना। इसका ये इतना डिस्टेंस है लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, कम हो गया ना। तो यानी कि अगर कोई बॉडी डायरेक्शन चेंज कर रही है तो डिस्प्लेसमेंट पे फर्क पड़ेगा। स्पीड यहाँ मैंने सेम रख दिया लेकिन बॉडी ने डायरेक्शन चेंज किया, ठीक है, स्पीड सेम विद चेंज इन डायरेक्शन की वजह से वेलोसिटी पे फर्क पड़ा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट पे फर्क पड़ा। अब सेकेंड केस देख लेते हैं। कीपिंग द डायरेक्शन सेम, यहां मैंने डायरेक्शन सेम रख दिया विद चेंज इन स्पीड, चेंज इन स्पीड। डायरेक्शन सेम रखा, डायरेक्शन सेम रखने का मतलब अगर मैंने बॉडी को सिर्फ एक डायरेक्शन में जाने के लिए बोला, डायरेक्शन तो चेंज हो नहीं रही है। अगर डायरेक्शन नहीं चेंज हो रही है, अगर डायरेक्शन नहीं चेंज हो रही है तो यानी कि डिस्प्लेसमेंट कम नहीं हो रहा इनिशियल और फाइनल के बीच में। ये ज़्यादा था डिस्टेंस, फिर डिस्प्लेसमेंट कम हुआ तो डिस्प्लेसमेंट पे फर्क नहीं पड़ रहा। तो अगर मैं डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ स्पीड चेंज कर रहा हूँ, तो क्या इस पर फर्क पड़ेगा, पड़ेगा भाई। अगर मैं डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा हूँ तो मैं स्ट्रेट जा रहा हूँ, यानी कि डिस्टेंस क्या हो रही है, डिस्टेंस क्या हो रही है, बढ़ रही है, डिस्टेंस बढ़ रही है लगातार। और अगर कोई भी बॉडी स्ट्रेट लाइन में जाएगी तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा, बढ़ेगा। यानी कि अगर मैंने स्पीड को इंक्रीज किया विदाउट चेंजिंग इन डायरेक्शन, डिस्टेंस इज गोइंग टू इंक्रीज एंड इफ इट इज ए स्ट्रेट लाइन मोशन देन डिस्प्लेसमेंट विल ऑल्सो इंक्रीज। सिंपल सी बात है, अगर कोई भी बॉडी स्ट्रेट लाइन मोशन कर रही है तो उसका डिस्टेंस तो बढ़ेगा लेकिन डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ेगा। इसलिए स्पीड अगर मैं बढ़ा रहा हूँ विदाउट चेंज इन डायरेक्शन तो भी वेलोसिटी बढ़ेगी, ठीक है, वेलोसिटी बढ़ेगी, वेलोसिटी पे फर्क पड़ेगा। इसी तरह से अगर मैंने स्पीड कम किया तो डिस्टेंस ट्रैवल कम हो जाएगा, उस वजह से स्ट्रेट लाइन मोशन में डिस्प्लेसमेंट भी कम हो जाएगा। तो यानी कि अगर मैंने बिना डायरेक्शन चेंज किए स्पीड में चेंज लाया तो वेलोसिटी पे फर्क पड़ेगा। दूसरा कंडीशन था, द फर्स्ट कंडीशन वाज कीपिंग द स्पीड सेम विद चेंज इन डायरेक्शन एंड द सेकेंड कंडीशन वाज कीपिंग द डायरेक्शन सेम विद चेंज इन स्पीड। दोनों ही केसेस में हमने देखा वेलोसिटी में चेंजेस आएगा ही आएगा। तीसरा कंडीशन एक ही है, वो ये है कि मैं दोनों को चेंज करूं, चेंजिंग बोथ स्पीड एंड डायरेक्शन। सिंपल, जब मैं दोनों में से किसी एक को चेंज कर रहा था तब इस पर फर्क पड़ रहा था, अब तो मैं दोनों चेंज कर रहा हूँ, स्पीड भी बढ़ा रहा हूँ, जहाँ पर मुझे लग रहा है टर्न आ रहा है वहाँ स्पीड कम करके घुमा रहा हूँ। जो हमारे नॉर्मल लाइफ में हम करते हैं, टर्निंग आता है तो स्पीड कम करते हैं फिर उसका घुमाते हैं डायरेक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट पे भी फर्क पड़ रहा है क्योंकि मैं डायरेक्शन चेंज कर रहा हूँ और स्पीड कम ज़्यादा कर रहा हूँ, उसकी वजह से टोटल डिस्टेंस पे भी फर्क पड़ रहा है जो कि डिस्प्लेसमेंट पे फर्क देगा। यानी कि अगर मैं डायरेक्शन चेंज करूँ, स्पीड को सेम रखूँ तो भी वेलोसिटी पे फर्क है, अगर मैं स्पीड को चेंज करूं डायरेक्शन सेम रखूं तो भी वेलोसिटी में फ़र्क है। लेकिन अगर मैं दोनों में चेंजेस करूं तो भी वेलोसिटी में फ़र्क होना ही होना। इन तीनों केसेस में वेलोसिटी में चेंजेस आएगा ही आएगा। तो दिस आर द इफेक्ट ऑफ स्पीड एंड डायरेक्शन ऑन वेलोसिटी। इसीलिए वेलोसिटी एक तरह का वेक्टर क्वांटिटी है ना, कि उस पर डायरेक्शन का फ़र्क पड़ता है, ठीक है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। मैंने जितने भी एग्जांपल्स आपको दिया जिसमें मैंने डिस्प्लेसमेंट दिखाया, एक एरो दिखाया उसमें टूवर्ड्स फाइनल, कोई भी बॉडी ए से बी पर गई, ठीक है, ए से बी पर गई और बी से सी पर आई,
तो मैंने देखा होगा, मैंने डिस्प्लेसमेंट बनाया था ए से सी ऐसा, एरो ऐसा बनाया टूवर्ड्स फाइनल। हमेशा डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, टूवर्ड्स फाइनल। ठीक है, ये तो हुआ डिस्प्लेसमेंट इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में जो लेंथ हुई, लेकिन डायरेक्शन क्या होगी, टूवर्ड्स फाइनल। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, जो है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। लीनियर मोशन से समझना पड़ेगा कि लीनियर मोशन का मतलब क्या है। मोशन तो पता है कि मोशन हो रहा है, मोशन बता रहा है यानी कि मोशन हो रहा है, बॉडी में प्लेस में चेंज हो रहा है, उसके पोजीशन में चेंज हो रहा है, मोशन यानी कि। लीनियर मोशन क्या हुआ, लीनियर मोशन मतलब इफ ए बॉडी इज ट्रैवलिंग इन वन डायरेक्शन, कंप्लीटली इन वन डायरेक्शन, चेंज नहीं कर रहा है, एक डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है, तो उसके मोशन को हम कहते हैं लीनियर मोशन। ठीक है, तो व्हाट इज यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। यूनिफॉर्म लीनियर मोशन का मतलब क्या हुआ और नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन का मतलब क्या। सबसे पहले देखते हैं यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। मैं सिर्फ यूनिफॉर्म लिख रहा हूँ, ठीक है, यूनिफॉर्म, और यहाँ हम देखेंगे नॉन यूनिफॉर्म। Uniform linear motion. Uniform linear motion, as the name suggests, if the body is traveling equal distance in equal interval of time, यानी कि हर एक इंटरवल ऑफ टाइम में, सेम इंटरवल ऑफ टाइम में वो सेम ही डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। एक घंटे में 40 किया, फिर अगले घंटे में 40 किया, फिर अगले घंटे में और 40 किया। इट मीन्स द बॉडी इज ट्रैवलिंग सेम डिस्टेंस, इट इज कवरिंग सेम डिस्टेंस इन सेम इंटरवल ऑफ टाइम, then we call that motion as uniform linear motion। ठीक है, यानी कि अगर किसी बॉडी में 9 AM को चालू किया जर्नी, एक एग्जांपल ले रहे हैं, किसी बॉडी ने 9 AM को जर्नी चालू किया, ठीक है, यहाँ ले लेते हैं डिस्टेंस और यहाँ ले लेते हैं टाइम, टाइम जो हो रहा था, ठीक है। 9 AM को चालू किया, अब 10 AM को उसने 10 AM तक उसने डिस्टेंस कवर कर लिया 10 किलोमीटर, ठीक है। 11 AM उसने डिस्टेंस कवर कर लिया 20, ठीक है। उसके बाद 12 PM हो गया, उसने डिस्टेंस कवर कर लिया 30, फिर 1 o'clock हो गया, मैं 13 लिखता हूँ इसको, डिस्टेंस कवर कर लिया 40, फिर 14, इससे डिस्टेंस कवर कर लिया 50। नाउ वी कैन सी इन द इंटरवल ऑफ एवरी 1 hour द बॉडी इज कवरिंग द सेम डिस्टेंस विच इज 10 10 10 10। इट मीन्स दैट द बॉडी इज ट्रैवलिंग विद द यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। बॉडी स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही है और अपने इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल ही डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है। 10 से 11 बजा, उसने 10 और कवर किया, 11 से 12 बजा, 10 और कवर किया, 12 से 1 बजा, 10 और कवर किया, यानी कि हर एक घंटे में वो 10 किलोमीटर ही ट्रैवल कर रहा है। अगर मैं इसको किलोमीटर ले लूँ, मैंने लिया नहीं था, अगर मैं किलोमीटर ले लूँ तो हर एक घंटे में वो 10 किलोमीटर ही ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म। अब यूनिफॉर्म समझ लिया, मुझे लगता है अगर यूनिफॉर्म समझ लिया तो उसी का उल्टा होगा नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। तो व्हाट इज नॉन यूनिफॉर्म, इफ द बॉडी इज ट्रैवलिंग अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी इंटरवल ऑफ टाइम यही रहेगा हमारा, ठीक है। इसी को आगे बढ़ा देते हैं, इंटरवल ऑफ टाइम मैंने यही रखा, ठीक है, लेकिन डिस्टेंस क्या होगा इसके केस में, ठीक है। टाइम यही है, 9 AM को इसने भी शुरू किया, नॉन यूनिफॉर्म में डिस्टेंस कितना कवर किया, पहले एक घंटे में 10 किलोमीटर, अगले में टोटल हो गया 25, फिर अगले में हो गया 30, फिर अगले में हो गया 60, फिर अगले में हो गया 65। अब बताइए, पहले एक घंटे में यानी कि 10 बजे, 9 से चालू किया, 10 बजे तक उसने डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर लिया था, 10 किलोमीटर। अब 11 बजे उसने टोटल डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया था 25, यानी कि डिफरेंस कितना आया, 15 किलोमीटर। अगले एक घंटे में उसने 15 किलोमीटर ट्रैवल किया। अब उसके बाद 12 बजे उसने कितना ट्रैवल कर लिया, 5 किलोमीटर, यानी कि कितना स्लो चला होगा, डिफरेंस आ रहा है डिस्टेंस कवर करने में। फिर अगले घंटे में उसने ट्रैवल किया 30 किलोमीटर, फिर स्पीड बढ़ गई, देखा, यानी कि वो हर एक घंटे में, फिर बचा एक, उसने ट्रैवल किया 30 किलोमीटर,
फिर अगले घंटे में फिर उसने 5 किलोमीटर ट्रैवल किया, यानी कि ये अनइक्वल डिस्टेंसेस ट्रैवल कर रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ये अनइक्वल डिस्टेंसेस ट्रैवल कर रहा है, इसलिए ये नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। याद रखिएगा, ये स्ट्रेट लाइन मोशन की बात हो रही है, हम लीनियर मोशन की बात कर रहे हैं। ये एग्जांपल सारे लीनियर मोशन के हैं। तो व्हाट आर यूनिफॉर्म मोशन एंड व्हाट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन हमें क्लियर हो गया है। ठीक है, बहुत ही सिंपल था। अगर कोई भी बॉडी सेम डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है इन सेम इंटरवल ऑफ टाइम, देन इट इज यूनिफॉर्म, एंड इफ द बॉडी इज ट्रैवलिंग अनइक्वल डिस्टेंसेस in same interval of time, then it is in non-uniform linear motion. ठीक है, I think everyone is clear with the concept of distance and displacement, speed and velocity, and thereafter non-uniform and uniform linear motion. ठीक है, thank you so much.